जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग और राजनीति शास्त्र के 2 अंक स्तरीय प्रश्न जो बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम के द्वारा पूछा जा चुका है, जो इस वर्ष भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग निश्चित तौर पर ध्यान से सुनेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, सामाजिक व आर्थिक न्याय का क्या है या क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय व आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है? आप उत्तर लिखेंगे, सामाजिक न्याय भारतीय संविधान के प्रस्तावना का आदर्श है, जिसके अनुसार समाज में निवास करने वाले लोगों के साथ सभी प्रकार की समानता हो, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए ताकि सबकी मान मर्यादा सुरक्षित रह सके, सामाजिक न्याय कहलाता है। मतलब आसान शब्दों में कहा जाए कि समाज में निवास करने वाले, समाज में रहने वाले लोगों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करना सामाजिक न्याय कहलाता है। वहीं दूसरी ओर आर्थिक न्याय का अर्थ है समाज में रहने वाले लोगों के बीच अमीरी गरीबी के आधार पर भेदभाव न किया जाए, सबकी आर्थिक विषमता को दूर करना आर्थिक न्याय कहलाता है। दूसरा प्रश्न, लोक निर्णय क्या है? प्रश्न क्या है? लोक निर्णय क्या है? उत्तर होगा, किसी जटिल समस्या के समाधान के लिए लोगों के मत को, लोगों के विचार को अंतिम निर्णय मान लेना। किसी जटिल समस्या के समाधान के लिए लोगों के मत को अंतिम निर्णय मान लेना लोक निर्णय कहलाता है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, इसके सिफारिशों को लिखें। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, इसके सिफारिशों को लिखें। आप लिखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में राज्यों के पुनर्गठन के लिए न्यायमूर्ति फजल अली के नेतृत्व में 3 सदस्यों वाली एक आयोग का गठन 1953 में किया गया, जिसे ही राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जानते हैं। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दिया और अपने रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर भारत में 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। इसकी रिपोर्ट को 1956 में लागू किया। लागू करते हुए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्यों के पुनर्गठन के लिए न्यायमूर्ति फजल अली के नेतृत्व में 3 सदस्यों वाली एक आयोग का गठन 1953 में किया गया। इसी आयोग को राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं। इस आयोग ने सरकार को 1955 में अपना रिपोर्ट दिया और कहा कि भाषा के आधार पर 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। इसकी रिपोर्ट को भारत सरकार ने 1956 में लागू किया और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया। अगला प्रश्न है, भारत में विविधता में एकता है, कैसे स्पष्ट करें? भारत में विविधता में एकता है, कैसे स्पष्ट करें? उत्तर होगा, भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा, संस्कृति और परंपरा के लोग रहते हैं, लेकिन इतना होते हुए भी सभी एक अदृश्य धागा में बंधे हुए हैं। वह अदृश्य धागा राष्ट्रीय एकता है, जिसे ही भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता दिया। मतलब भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा, संस्कृति और परंपरा के लोग रहते हैं। इतना अनेकता होते हुए भी सभी एक अदृश्य धागा में बंधा हुआ है। जिस अदृश्य धागा में ये बंधे हुए हैं उसे राष्ट्रीय एकता कहते हैं। इसी राष्ट्रीय एकता को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनेकता में एकता या विविधता में एकता कहा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कारण बताइए। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कारण बताइए। उत्तर होगा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है क्योंकि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने आजादी के बाद अक्टूबर 1947 में एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपने रियासत को भारतीय संघ में मिला दिया। साथ ही 1957 में जब जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ
तो वहां के संविधान में जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया गया। साथ ही 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर लिया गया और इसे भारत का अभिन्न अंग घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्य एवं संघ राज्य में क्या अंतर है? मतलब राज्य और संघ राज्य या राज्य या केंद्र शासित राज्य में क्या अंतर है? उत्तर होगा, राज्य एवं संघ राज्य में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर है कि राज्य में विधानसभा होता है तथा यहां का शासन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा चलाया जाता है। इसके विपरीत संघ शासित क्षेत्र में विधानसभा नहीं होता है, लेकिन दिल्ली और पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर इसका अपवाद है और यहां का शासन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि चलाता है। दूसरा अंतर है, भारत में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता क्या है, इसके महत्व को लिखें। शिमला समझौता क्या है, इसके महत्व को लिखें। आप लिखेंगे, दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान की करारी पराजय हुई। इस पराजय के बाद जुलाई 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक समझौता हुआ, जिसे ही शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। इस समझौता के द्वारा भारत ने पाकिस्तान के युद्धबंदियों को रिहा कर दिया तथा यह तय किया कि दोनों देश परस्पर मिलजुल कर रहेंगे और सभी प्रकार की समस्या का समाधान आपसी वार्ता के द्वारा, मतलब बातचीत के द्वारा करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय या भारत की आजादी के समय भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी? आपका उत्तर होगा, आजादी के समय भारत के सामने निम्नलिखित चुनौतियां थी। नंबर 1, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की चुनौती। नंबर 2, सभी वर्गों के विकास की चुनौती। नंबर 3 समस्या थी लोकतंत्र को कायम रखने की चुनौती, कानून व्यवस्था को लागू करने की चुनौती, सामाजिक और आर्थिक न्याय को स्थापित करने की चुनौती। अगला प्रश्न, भाषा नीति क्या है या भाषा नीति से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा, भाषा किसी राष्ट्र की पहचान होती है। यह किसी राष्ट्र की विरासत होती है। भाषा लोगों में भावनात्मक एकता उत्पन्न करती है और यह भावनात्मक एकता राष्ट्र के निर्माण और सशक्तिकरण में सहायक होता है। भाषा से जन समूह की पहचान होती है, अतः किसी देश के द्वारा अपनी भाषा को संरक्षित करने और संवर्धन करने की नीति को हम भाषा नीति कहते हैं। मतलब एक आसान वाक्य में कहा जाए तो किसी देश के द्वारा अपने भाषा को सुरक्षित करने और संवर्धन करने की जो नीति है उसको हम भाषा नीति के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, वैसी स्थिति जब किसी देश में अनेक सारे राजनीतिक दल हों किंतु सत्ता में केवल और केवल एक ही पार्टी का वर्चस्व कायम हो, तो इस स्थिति को हम एक दलीय प्रभुत्व के दौर के नाम से जानते हैं और भारत में यह पोजीशन 1952 से लेकर 1967 तक था। मतलब जब किसी देश में अनेक सारे राजनीतिक दल हो लेकिन सत्ता में केवल और केवल एक राजनीतिक दल का वर्चस्व हो, तो उसको हम एक दलीय प्रभुत्व के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, वाम दल किसे कहते हैं या वामपंथी दल किसे कहते हैं? उत्तर होगा, वामपंथी दल उस दल को कहते हैं जो क्रांति के द्वारा व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते हैं। मतलब वह दल जो क्रांति के द्वारा व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते हैं। यह दल समाज के उच्च और संपन्न वर्ग के हितों पर प्रहार करते हैं तथा किसान, दलित और अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करते हैं। इसी दल को हम वामपंथी दल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का नाम लिखिए। भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का नाम लिखिए।
तो भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना योही ने किया था। दूसरा भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। तीसरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसके प्रमुख शरद पवार ने किया था। चौथा बहुजन समाजवादी पार्टी, काशीराम ने इसकी स्थापना किया था। कम्युनिस्ट पार्टी, मानवेंद्र नाथ राय ने इसकी स्थापना किया था। भारतीय मार्क्सवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ज्योति बसु इसके प्रमुख नेता है। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी ने स्थापना किया था। और नेशनल पीपुल्स पार्टी, पीएम संगमा इसके संस्थापक है। प्रश्न है नियोजन क्या है, या नियोजन से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा एक निश्चित समय में या एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित समय अवधि में किसी कार्य को पूरा करने के लिए तैयार की गई रणनीति को नियोजन कहते हैं। एक निश्चित समय अवधि में किसी कार्य को पूरा करने के लिए तैयार की गई रणनीति को नियोजन कहते हैं। भारत के नियोजन को पंचवर्षीय योजना कहते हैं, जिसका निर्माण पहले योजना आयोग के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब वर्तमान में यह काम नीति आयोग करती है। अगला प्रश्न है नियोजन के द्वारा आर्थिक विकास के बारे में पंडित नेहरू के क्या विचार थे? नियोजन के बारे में, आर्थिक विकास के बारे में नेहरू का क्या विचार था? आपका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे, अतः उन्होंने देश के आर्थिक विकास के लिए नियोजन का रास्ता चुना। इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य के प्रतिबंध को बढ़ाना, विदेशी पूंजी और तकनीक के प्रवेश पर रोक लगाना, निजी क्षेत्र को नियंत्रित करके सार्वजनिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रतिमान को स्थापित करना, यदि आवश्यक हो तो जनहित में कानून की शक्ति से उचित क्षतिपूर्ति देकर निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करना। अगला प्रश्न है विकास के संबंध में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों में अंतर स्पष्ट करें। विकास के संबंध में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर होगा महात्मा गांधी भारत की वास्तविक आर्थिक स्थिति और बेरोजगारी को देखते हुए, महात्मा गांधी भारत के वास्तविक आर्थिक स्थिति और बेरोजगारी को देखते हुए कुटीर उद्योग के माध्यम से देश के विकास की बात किया। उनका मानना था कि देश में पूंजीपति वर्ग कम है, अतः बड़े उद्योग की स्थापना संभव नहीं है, जबकि कुटीर उद्योग में कम पूंजी लगती है, अतः साधारण लोग भी कुटीर उद्योग के माध्यम से अपनी और अर्थव्यवस्था का विकास कर सकते हैं। दूसरी ओर पंडित नेहरू ने भारी उद्योग के माध्यम से देश के विकास करना चाहते थे। उन्होंने बहुदेशीय परियोजनाओं और बड़े कल कारखानों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। उनका मानना था कि बड़े बड़े कारखाना को स्थापित करके देश के बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है और लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। अतः उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रतिमान को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। मतलब विकास पर नेहरू का विचार था कि बड़े कारखाना के माध्यम से देश का विकास किया जाए, ताकि कारखाना बड़ा होगा, उसके आड़ में कई छोटे छोटे कारखाना लगेंगे और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। जबकि गांधी का विचार था कि देश में पूंजीपति वर्ग कम है, पूंजी का अभाव है, अतः कुटीर उद्योग के माध्यम से देश का विकास किया जाए। अगला प्रश्न है आदेशित अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। आदेशित अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। आपका उत्तर होगा आदेशित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां निजी संपत्ति का बलपूर्वक राष्ट्रीयकरण किया जाता है तथा सारी अर्थव्यवस्था पर राज्य का प्रभुत्व होता है। कृषि तथा उद्योग पूर्णतः राज्य के अधिकार में होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था साम्यवादी देशों में पाई जाती है। दूसरी ओर मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां पर उत्पादन के सभी साधनों पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। दोनों
आपसी सहयोग और समन्वय के द्वारा अर्थव्यवस्था का विकास करते हैं। इसे साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों के लक्षण मौजूद होते हैं। कुछ विद्वान इसे साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच का समझौता मानते हैं। अगला प्रश्न है, योजना अवकाश क्या है, या योजना अवकाश से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 के बीच था। लेकिन इसी दौरान 1962 में भारत चीन युद्ध, 1963-64 में मानसून की असफलता और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण नियोजन अपने मूल स्वरूप को खो दिया, जिस कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई। अतः सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 1966 से 67, 1967 से 68 और 1968 से 69 के बीच एक वर्षों की 3 वार्षिक योजना चलाई और चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि को 3 वर्ष आगे बढ़ा दिया। इस कारण पंचवर्षीय योजना का क्रम क्या हो गया? टूट गया, जिसे ही योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति क्या है, या श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा सरकार ने प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विश्व बैंक की सहायता से अच्छी नस्ल के पशुओं की व्यवस्था किया तथा वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करके दूध के उत्पादन में वृद्धि किया, जिसे ही श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत का मिल्कमैन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, इसके कार्यों को लिखें। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, इसके कार्यों को लिखें। आपका उत्तर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद एक संसदीय संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संसदीय संस्था है। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसका प्रमुख कार्य है राष्ट्रीय योजनाओं के प्रगति पर समय समय पर विचार विमर्श देना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक और सामाजिक नियमों पर विचार विमर्श करना, राष्ट्रीय योजनाओं के निर्धारण तथा उद्देश्यों की प्राप्ति में सुझाव देना, नीति आयोग के द्वारा तैयार की गई योजनाओं पर विचार विमर्श करना और समय समय पर योजना के कार्यों की क्या करना, समीक्षा करना। यह है राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कार्य। अगला प्रश्न है, योजना आयोग क्या है, या योजना आयोग से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा योजना आयोग एक गैर संवैधानिक व सलाहकारी संगठन है। इसका गठन संसद के प्रस्ताव के द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें अध्यक्ष सहित 8 सदस्य होते हैं। इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र दामोदर दास मोदी और पहली महिला अध्यक्षा श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 1 जनवरी 2015 को इस संस्था को समाप्त कर दिया गया और इसका जगह नीति आयोग ने ले लिया। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य हैं? दूसरी पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य हैं? उत्तर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि 1956 से 1961 तक थी। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना, भारी उद्योगों का तीव्र विकास करना, रोजगार के अवसर को बढ़ाना तथा धन और आय के असमान वितरण को क्या करना, दूर करना। यह था सेकेंड 5 ईयर प्लान का मेन एम। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना क्या है, या पंचवर्षीय योजना से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा योजना आयोग द्वारा देश के विकास के लिए बनाई गई 5 वर्षों की योजना को पंचवर्षीय योजना कहते हैं और पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को किया गया। अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना पूरा हो चुका है और 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है और 13वीं पंचवर्षीय योजना नीति आयोग ने बनाई है। फिर प्रश्न, नीति आयोग क्या है, या नीति आयोग से आप क्या समझते हैं?
उत्तर होगा नीति आयोग एक गैर संवैधानिक एवं सलाहकारी संस्था है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने योजना आयोग को समाप्त करके उसी के स्थान पर किया। इसे भारतीय परिवर्तनकारी संस्था के नाम से भी जानते हैं। यह थिंक टैंक के रूप में काम करती है जो सरकार को विकास कार्य के लिए सलाह देती है। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। इसके वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। पहले अरविंद पडगडिया थे, सेकेंड डॉक्टर राजीव कुमार बने थे और वर्तमान में सुमन बेरी हैं। अगला प्रश्न है पंचशील समझौता क्या है, इसके मुख्य बिंदु को लिखें या मुख्य बातों को लिखें। पंचशील समझौता क्या है, इसके मुख्य बातों को लिखें। आप लिखेंगे 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को भारत और चीन के बीच व्यापार और मित्रता की एक संधि हुई। यह संधि 5 बिंदुओं पर हुआ था, इसलिए इसे पंचशील के नाम से जानते हैं। इसकी प्रमुख बात है एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, किसी पर आक्रमण ना करना, एक दूसरे के घरेलू मामला में हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर लाभ के लिए काम करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना का विकास करना। अगला प्रश्न है गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, अथवा गुट निरपेक्षता आंदोलन क्या है, अथवा गुट निरपेक्षता की नीति से आप क्या समझते हैं। 3 तरीके से प्रश्न को पूछा गया है। लिखेंगे गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी गुट में ना होना। 1945 ईस्वी में दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी रूस से अलग रहने की नीति को ही गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं। लेकिन वास्तव में गुट निरपेक्षता का अर्थ दुनिया से अलग थलग रहना नहीं या संन्यास लेना नहीं। यह कोई नकारात्मक या सकारात्मक पदबंध नहीं है, पदबंध नहीं है। नेहरू के शब्दों में जहां तक युद्ध या शीत युद्ध है भारत किसी के साथ नहीं है, लेकिन जहां तक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और सहयोग की बात है सबके साथ है। मतलब शांति के मुद्दा पर सबके साथ रहना और किसी भी सैनिक गुट का विरोध करना ही गुट निरपेक्षता है। अगला प्रश्न है ताशकंद समझौता और शिमला समझौता के महत्व को बताइए। ताशकंद समझौता और शिमला समझौता के महत्व को बताइए। आपका उत्तर होगा 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को हराया तथा उसके लाहौर क्षेत्र के कुछ भागों पर कब्जा कर लिया। 1966 में ताशकंद समझौता के बाद भारत ने पाकिस्तान के कब्जाग्रस्त क्षेत्रों को वापस कर दिया और पाकिस्तान का क्षेत्र उसे वापस कर दिया ताकि दोनों देश के बीच अच्छे संबंध बना रहे। और यह तय किया गया कि दोनों देश वार्तालाप से अपनी समस्या का समाधान करेंगे। 1971 में पाकिस्तान ने पुनः भारत पर आक्रमण कर दिया। इस बार भी उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। युद्ध के बाद 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। इस समझौता के तहत पाकिस्तान की कब्जा से बांग्लादेश को मुक्त कराया गया। साथ ही भारत ने पाकिस्तान के बंदी बनाए गए 90,000 सैनिकों को वापस कर दिया तथा यह तय किया गया कि दोनों देश आपसी बातचीत से अपने विवादों का निपटान करेंगे। साथ ही दोनों देश एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेंगे। अगला प्रश्न है गुट निरपेक्षता के संबंध में भारत की नीति क्या है। गुट निरपेक्षता के संबंध में भारत की नीति क्या है। उत्तर होगा या भारत की गुट निरपेक्षता की नीति को अनियमितता और सिद्धांतहीन नीति कहा जाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं। उत्तर होगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका दोनों महाशक्तियों ने भारत को अपनी ओर खींचना चाहा, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री
और विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने अधिकारियों और उनके अधिकारियों ने स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखा। चूंकि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश का रुख पाकिस्तान की ओर झुका, इसलिए भारत का सोवियत संघ के प्रति लगाव हो गया। इसलिए कुछ आलोचक भारत की नीति को अनियमितता और सिद्धांतहीन नीति कहता है, क्योंकि अंततः रूस की ओर झुक गया और अमेरिका की ओर नहीं गया, इसलिए इनको सिद्धांतहीन नीति कुछ लोग कह देते हैं। फिर भारत के परमाणु नीति को लिखिए। भारत के परमाणु नीति को लिखिए। आप लिखेंगे भारत के परमाणु नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भारत अपनी परमाणु क्षमता का शांतिपूर्ण और रचनात्मक कार्यों में प्रयोग करेगा। दूसरा, भारत किसी अन्य देश पर परमाणु हमला पहले नहीं करेगा, किंतु कोई देश भारत के विरुद्ध इस तरह का कार्य करता है तो उसके विरुद्ध व्यापक परमाणु कार्रवाई की जाएगी। तीसरा, भारत किसी प्रकार का भेदभावपूर्ण परमाणु संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। और चौथा है, भारत अपनी न्यूनतम परमाणु प्रतिरोध क्षमता को बनाए रखेगा। अगला प्रश्न है, भारत के विदेश नीति के अनिवार्य कारकों को लिखिए। भारत के विदेश नीति के अनिवार्य कारकों को लिखिए। आपका उत्तर होगा भारत के परमाणु नीति के भारत के विदेश नीति के भारत के विदेश नीति का अनिवार्य कारक है। नंबर 1, विदेश नीति के संचालन का आधार बिंदु राष्ट्रहित होते हैं तथा विदेश नीति के द्वारा राष्ट्र इनकी पूर्ति करना चाहता है। दूसरा, प्रत्येक देश की विदेश नीति पर वैश्विक परिस्थिति, उसकी आंतरिक स्थिति का व्यापक प्रभाव पड़ता है। तीसरा, देश की विदेश नीति पर उसकी भौगोलिक स्थिति तथा ऐतिहासिक परंपराओं का व्यापक प्रभाव पड़ता है। चौथा, देश का राजनीतिक नेतृत्व तथा विदेश नीति के संचालन में लगे प्रशासन विदेश नीति की दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अगला प्रश्न, मैक-मोहन रेखा क्या है? आपका उत्तर होगा मैक-मोहन रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया। यह रेखा अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये रहा राजनीति शास्त्र खंड अ के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो आज के क्लास में इतना ही। इसकी आगे के चैप्टर पर चर्चा कल के क्लास में करेंगे।